नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ा था। शाकंभरी के चौहानों के बाद अजमेर के चौहान अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने पढ़ा कि अपर गांगे पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर चौहान अजमेर के शासक बने। सोमेश्वर चौहान ने कलचुरी वंश की कर्पूरी देवी से विवाह किया और कर्पूरी देवी के गर्भ से पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। सोमेश्वर चौहान के बाद पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक बना, जो कि चौहानों में सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जो शासन काल है वह 1177 से 1192 ईस्वी का है। पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु में अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासक बना। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, यहाँ ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राय पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये सब पृथ्वीराज चौहान अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में 1177 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर, और माता कर्पूरी देवी। यह पृथ्वीराज की संरक्षिका थी, इनके संरक्षण में ही बना था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आयु शासक बनते समय मात्र 11 वर्ष की थी। पृथ्वीराज चौहान के सामने जो प्रारंभिक चुनौतियां थी, वो सबसे पहले उसका चचेरा भाई जो था वो उसके सामने बड़ी चुनौती था। तो उसने सर्वप्रथम चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। सबसे पहले अपने भाई नागार्जुन का दमन। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य सतलुज प्रदेश में बंडानकों का दमन करना था। सतलुज प्रदेश में बंडानक जो थे, सतलज प्रदेश में बंडानकों का दमन। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमर्दिन देव को पराजित किया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। महोबा का जो चंदेल शासक था, चंदेलों की राजधानी महोबा हुआ करती थी, तो महोबा के चंदेल शासक परमर्दिन देव चंदेल, या जिसको कह सकते हैं अपन परमाल, उसके लिए परमर्दिन देव चंदेल के का उपनाम परमाल भी है। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दिन देव चंदेल, इसके लिए अन्य शब्द है परिमाल या परमाल। तो परमर्दिन देव चंदेल को पराजित किया। यह रात्रि युद्ध हुआ था, तो यह भी कहा जा सकता है कि उसने रात्रि युद्ध में परमर्दिन देव चंदेल को पराजित किया। इस युद्ध में
परमर्दिन देव चंदेल के दो वीर सेनानायक थे, आला और उदल। आला और उदल। वीर गति को प्राप्त हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आला और उदल का संबंध किससे है? परमर्दिन देव चंदेल से है। ये परमर्दिन देव चंदेल के वीर सेनानायक थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया। इस युद्ध में परमर्दिन देव चंदेल की पराजय हुई, पृथ्वीराज चौहान जीता और आला और उदल दोनों युद्ध में मारे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आला उदल वाली, इसे आप जरूर याद रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पृथ्वीराज तृतीय ने कन्नौज के गैड़वाल शासक, कन्नौज के जयचंद गैड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया। संयोगिता नाम याद रखें, संयोगिता का अपहरण किया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से अपहृत कर लिया, उसको वहां से उठा लाया और उससे विवाह किया। इससे जयचंद गैड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि उनमें शत्रुता पहले से ही थी, उसके बाद में शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई। नतीजा, जयचंद गैड़वाल ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ न्योता भेजा। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ और उसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार और समकालीन अन्य ऐतिहासिक जो स्रोत है उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से लेकर के 1191 के बीच में मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया था। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो 17 बार गोरी का पराजित होना बताता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार के बाद उसे जिंदा छोड़ देना और उसकी शक्ति का पूरी तरह से दमन नहीं करना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। अगर पृथ्वीराज चौहान 1191 के तराइन युद्ध में विजय के बाद मोहम्मद गोरी का पीछा कर उसे बंदी बना लेता और उसका अंत कर देता, तो संभवतया उसे 1192 में उससे दोबारा मुकाबला नहीं करना पड़ता और भारत में शायद कभी भी तुर्की साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। यह युद्ध भारत के इतिहास को नया मोड़ देने वाला एक युद्ध था। जिस तरह से खानवा का युद्ध था, खानवा के पहले ये युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास को एक नवीन मोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान 1191 में गोरी से जीता था। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने
मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मैं क्लियर कर दूं, ये गौर वंश का था, इसलिए गोरी के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो भारतीय इतिहास में साबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के निमंत्रण पर भारत आया और पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला किया। 1191 के प्रथम युद्ध में, जो तराइन का युद्ध कहलाता है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। तराइन का मैदान हरियाणा में है। तराइन का मैदान जो है वो हरियाणा में है, ध्यान रहे। तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध वहीं पर हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय गोरी के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। एवं मारा गया। हालांकि चंद-बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, जिसकी रचना चंद-बरदाई ने की थी, उसमें कहानी ये बताई गई है कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले जाता है और उसके बाद में चंद-बरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए वहां जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है, उसे बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो था शब्द बेदीवान चलाता था, यानी आंखों पे पट्टी बांध करके और किसी भी ध्वनि के आधार पर वो निशाना लगाता था, शब्द बेदीवान चलाता था। कहा यह जाता है कि चंद-बरदाई ने एक योजना बनाई और मोहम्मद गोरी को मारने का एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की उस तीरंदाजी का प्रदर्शन करने के लिए गजनी में एक आयोजन किया गया, जिसमें गोरी सामने बैठा था और पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाना था, निशानेबाजी दिखानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के निशाना लगा करके उसे मार गिराया था। चंद-बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें यही बताया गया है। और एक वहां पर यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब निशाना, जो लक्ष्य था, एक तवा बना करके उस पर लक्ष्य भेदन किया जाना था और वहां पर एक टंकार की आवाज करके निशाना लगाना था, उसके स्थान पर चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इशारों में समझा दिया था कि 4 मास 24 गज आंगल परवान, इत्ता पर सुल्तान है तुम मत चूके, चौहान बाण मार मोटे तुए। और ऐसा ही चंद-बरदाई ने जो उस पृथ्वीराज चौहान को पैमाना बताया था, माप बताया था, उसी के हिसाब से उसने अपने धनुष को निशाने पे ले जा करके और आंखों से अंधा होते हुए भी बाण चलाया और पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद गोरी मारा गया। लेकिन इतिहास इस बात को नहीं मानता है। इतिहास में जो प्रमाणिक साक्ष्य है उनके आधार पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई, जबकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में सिंध के खोखरों के हाथों हुई थी। तो यहाँ यह बात जो है मान्य नहीं होती। इतिहास में यही कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और सिरसा के निकट उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये एक कहानी के रूप में बात कही जाती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य अलग बात कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान केवल एक विजेता वीर योद्धा ही नहीं था, वह गुणीजनों का आश्रयदाता था, विद्वानों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयानक
और चंद बरदाई जैसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना चंद बरदाई ने की और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं उसका मित्र भी था, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की और जयानक ने पृथ्वीराज विजय, ये संस्कृत ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। अन्य दरबारी विद्वानों में जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आश्रय पाते थे, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर, एवं वागीश्वर थे। ये जो विद्वान थे ये पृथ्वीराज के दरबारी थे, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर एवं वागीश्वर। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक किला जो है वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित है। पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। एक जो महत्वपूर्ण बात और अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, सूफी संत थे चिश्ती सिलसिले के, ये सूफी संत पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे, यानी मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए। पृथ्वीराज चौहान जो था यह है भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था। भारत का अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद में एक बार आशा महाराणा सांगा के समय जगी थी कि एक बार फिर भारत में हिंदू शासन आएगा, लेकिन खानवा के मैदान में पराजय के बाद में वो आशा भी धूमिल हो गई और फिर अकबर के शासनकाल में कुछ समय के लिए हेमू जो था, जिसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से लड़ाई की थी, तो वो कुछ समय के लिए जरूर दिल्ली पर अधिकार करने में कामयाब हुआ, लेकिन वो सफलता क्षणिक थी, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह से एक समय के लिए पूरण सिंह ने भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक था, भारत का एक अंतिम हिंदू शासक कहा जा सकता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद ही भारत का इतिहास पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारतीय इतिहास को नया मोड़ देने वाला युद्ध था। इसके बाद भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर कन्नौज के जयचंद गहड़वाल को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित कर और अपने गुलाम, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और उसके बाद 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत काल चला, भारत में तुर्कों का शासन रहा। और फिर 1526 में मुगलों का आगमन हो गया और मुगलों के शासन काल में ही भारत में यूरोपीय कंपनी आ गई और फिर 1947 में जाके भारत आजाद हुआ। तो भारत का स्वतंत्र हिंदू शासक अगर हम कहें तो पृथ्वीराज तृतीय था, यही अंतिम हिंदू शासक था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर पर गोरी का अधिकार हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किले पर कब्जा कर लिया, हिंदू मंदिरों के साथ में तोड़ फोड़ की गई, कंठाभरण पाठशाला जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई उसके तोड़ करके 2.5 दिन का चौपड़ा बना लिया और अजमेर से चौहान वंश का पतन हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान अगला टॉपिक। रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के जो चौहान थे वो असल में अजमेर के चौहानों के वंशज थे। अजमेर में तुर्कों का अधिकार होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में जाकर के सत्ता स्थापित की। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है और रणथंभौर का किला जो है वो चौहानों की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में वहां रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन? गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। इसने 1194 में रणथंभौर जाकर के अपनी सत्ता स्थापित कर ली। गोविंदराज के बाद में उसका उत्तराधिकारी वालन हुआ, वालन का उत्तराधिकारी प्रहलादन हुआ और प्रहलादन का उत्तराधिकारी वीर नारायण हुआ। वीर नारायण को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। वीर नारायण को इल्तुतमिश जो दिल्ली का गुलाम वंश का सुल्तान था, इल्तुतमिश या अल्तमश, इल्तुतमिश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो वीर नारायण के शासनकाल में हुआ। इल्तुतमिश का आक्रमण वीर नारायण के शासनकाल में हुआ। उसके बाद वीर नारायण का उत्तराधिकारी वाघभट्ट हुआ। वाघभट्ट के बाद में वाघभट्ट का पुत्र जैत्र सिंह शासक हुआ और जैत्र सिंह के शासनकाल में सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन रणथंभौर पर अटैक करने के लिए आया और जैत्र सिंह को नसीरुद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसे रणथंभौर को उसने नसीरुद्दीन से बचा करके रखा। जैत्र सिंह के बाद में उसका उत्तराधिकारी हमीर चौहान था। हमीर चौहान जो रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। हमीर चौहान का शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी का था। जैसे ही अमीर चौहान रणथंभौर का शासक बना उसने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय, अमीर चौहान की दिग्विजय की नीति थी। उसने दिग्विजय की नीति अपनाई और हमीर चौहान ने अपने आसपास के क्षेत्रों में आबू, जो उस समय आबू के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती के नाम से जाना जाता था, आबू, पुष्कर, काठियावाड़, धार और चंपा, इन राज्यों को हमीर चौहान ने जीत करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इतना ही नहीं, उसने मेवाड़ के महाराणा समर सिंह को भी पराजित किया। मेवाड़ के महाराणा समर सिंह को पराजित किया।
हमीर चौहान ने दिग्विजय की नीति के तहत इन राज्यों का आबू, पुष्कर, काठियावाड़, धार, चंपा को अपने अधीन किया और मेवाड़ के महाराणा समर सिंह को पराजित किया। 1292 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, जो खिलजी वंश का शासक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आक्रमण को ये 1292 ईस्वी में किया गया था, को असफल किया। यहां एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसको हमीर चौहान ने सफल नहीं होने दिया। जाइन का जो दुर्ग जो है, रणथंभौर से पहले जाइन का दुर्ग है, उस पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया। फिर उसका हमीर चौहान से मुकाबला हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सका। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक लाइन कही थी, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और वो लाइन ये है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था, रणथंभौर किले के लिए ये बात कही थी कि ऐसे 100 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यानी कि अगर ऐसे मुझे 100 किले भी मिल जाए और उसके बदले में अगर एक मुसलमान भी मरे, एक भी मुसलमान अगर मरे, तो मेरे लिए उस किले का कोई महत्व नहीं है। तो वो लाइन ये थी कि मैं ऐसे 100 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। इस बात को आप नोट करें। ये लाइन किसने कही, किसके लिए कही? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कही, और रणथंभौर के किले के लिए ये बात कही गई है। रणथंभौर का किला बहुत ही मजबूत दुर्ग है। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में ये लिखा है कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन रणथंभौर का किला बख्तरबंद है। यानी वो चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ बख्तरबंद दुर्ग कहा उसको अबुल फजल ने। तो यह बात जरूर ध्यान रखें, 100 किलों को एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देने वाली बात रणथंभौर के किले के लिए कही गई है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा यह बात कही गई है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद, वो जो उसका भतीजा था वह दामाद था उसका। और जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, उस समय उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। वर्तमान इलाहाबाद, उस समय कड़ा मानिकपुर सूबा हुआ करता था वहां। तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, उसने अपने चाचा फिरोज खिलजी को मार करके सत्ता प्राप्त कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेना नायक थे जो मंगोल थे। उन मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र किया था, और अलाउद्दीन खिलजी को उनके बारे में जानकारी मिल गई थी, तो वो वहां से भाग निकले। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको पकड़ने की कोशिश की। वो जो भगोड़े मंगोल सेना नायक थे, वो रणथंभौर में हमीर चौहान की शरण में आ गए, और हमीर चौहान ने उनको अपने यहां शरण दे दी। शरणागत की रक्षा करना ये भारत के क्षत्रियों की शुरुआत से ही परंपरा रही है कि उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। और हमीर चौहान भी शरणागत वत्सल के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमीर चौहान ने उन मंगोल सेना नायकों को अपने यहाँ शरण दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने
हमीर चौहान को अपने भगोड़े सेनानायकों को लौटाने के लिए कहा तो हमीर चौहान ने स्पष्ट मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनकी रक्षा करूंगा। अमीर हठी था, अमीर के लिए उसे हठी कहा जाता है। वो उसका हट जो था पक्का था, जब वो एक बार कोई बात कह देता था वो उससे बदलता नहीं था। अमीर के बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है और वो दोहा इस प्रकार से है, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर हटी था, वो अपनी बात से नहीं मुकरता था। नतीजा ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बीच में लंबी लड़ाई चली। कई महीनों तक रणथंभौर के किले को अलाउद्दीन की फौजों ने घेरे रखा। अलाउद्दीन खिलजी को जब लगा कि वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने अभी पहले भी क्लियर किया है कि रणथंभौर किले की स्थिति ऐसी है कि अगर किलेबंदी करके दुर्ग के अंदर सुरक्षित रह करके नीचे आई फौजों का मुकाबला किया जाए तो उसको जीतना संभव नहीं था। अलाउद्दीन की फौजें नीचे पड़ाव डाले हुए थी और राजपूतों की स्थिति मजबूत थी। अलाउद्दीन को रोजाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो उसने एक षड्यंत्र किया और हमीर चौहान के दो विश्वसनीय सेनानायकों रणमल और रत्तीपाल, जिनका नाम था रणमल और रत्तीपाल, को लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया। हालांकि संधि प्रस्ताव के लिए उनको बुलाया, लेकिन जब वो उसके पास में गए तो उनको ये लालच दे दिया कि मुझे रणथंभौर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो अपने भगोड़े सेनानायकों में दिलचस्पी है। अगर आप उन्हें मुझे लौटा देते हो तो हमीर के पतन के बाद में मैं आपको रणथंभौर का किला दे दूंगा और यहाँ का स्वामी आपको मैं बना दूंगा। वो दोनों लालच में आ गए और इस तरह से षड्यंत्र करके रणथंभौर के किले का भेद रणमल और रत्तीपाल ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। गुप्त रास्ता बता दिया गया। कहा जाता है कि रणथंभौर में जो जल कुंड था, जो पानी का स्रोत था, उस स्रोत में गाय का रक्त मिला दिया गया। क्योंकि गाय का रक्त मिला पानी राजपूत पीते नहीं है और बिना पानी पिए कितने दिन तक जिएंगे। ये षड्यंत्र था। नतीजा, राजपूतों को किले का फाटक खोल करके आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ी। केसरिया बाना हुआ। आमने सामने की लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की ताकत बहुत ज्यादा थी। नतीजा, हमीर चौहान की पराजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, हमीर चौहान मारा गया और उसके मरने के बाद हमीर चौहान की पत्नी रंगादे ने जोहर किया और उसकी पुत्री देवलदे ने जल जोहर किया, क्योंकि वो कुंवारी थी। तो उसने पदमला तालाब में कूद करके अपने प्राण दे दिए। तो इस तरह से हमीर चौहान की पत्नी रंगादे ने जोहर और पुत्री देवलदे ने जल जोहर किया और किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। यह जो साका था जिसमें हमीर चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ और रंगादे ने राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया, 1301 में हुआ और यह राजस्थान का पहला साका कहलाता है। हमीर चौहान के लिए कहा जाता है कि उसने 17 युद्ध लड़े थे और 16 युद्धों में वो विजयी रहा था। केवल अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा गया अंतिम और 17वां युद्ध जो था उसमें उसकी पराजय हुई थी। तो हमीर चौहान चौहानों के लिए एक मणि के समान है। उसका इतिहास में हमेशा नाम लिया जाता है कि उसने शरणागत की रक्षा के लिए अपना पूरा राज्य खो दिया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। अब मैं आपको सन लिखवा देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अटैक किया। जाइंग दुर्ग पर कब्जा करने के बाद रणथंभौर किले पर अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायकों ने, लेकिन हमीर चौहान की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित कर दिया और उनको वापस मुड़ना पड़ा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं वापस सेना लेकर के आया और
उनके बीच में लंबे समय तक मुकाबला चला, घेरा डाले हुए रहा वो, और कई महीनों के घेरे के बाद में उसने षड्यंत्र किया और रणमल और रतिपाल नामक जो वीर सेनानायक हमीर की सेना में थे उनको अपनी ओर मिला लिया। यानी कि रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया हमीर के साथ। इन रणमल और रतिपाल का संबंध हमीर चौहान से है। ये हमीर चौहान के सेनानायक थे जो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। उन्होंने विश्वासघात करके और हमीर चौहान की पराजय का रास्ता खोल दिया। 1301 में लड़ाई में हमीर चौहान पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हमीर चौहान की पत्नी रंगा दे ने जोहर किया और उसकी पुत्री देवल दे ने जल जोहर किया। यह जो जोहर है और ये जो केसरिया हमीर चौहान ने किया था और उसकी पत्नी रंगा दे ने जो जोहर किया था, यह राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। 1301 ईस्वी में हुआ, रणथंभौर के किले में हुआ था। और इसके साथ ही हमीर चौहान की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर की चौहान शाखा का अंत हो गया। रणथंभौर में हमीर चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जिसका निर्माता हमीर चौहान है और हमीर चौहान ने इस छतरी का निर्माण अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल की याद में ये निर्माण करवाया था। इसके साथ ही रणथंभौर के चौहानों का इतिहास समाप्त होता है। कल हम जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, सिरोही के देवड़ा चौहानों के बारे में पढ़ेंगे और हाड़ौती के हाड़ा चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।